गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेम में यानी कि यूनिट थर्ड में हम लोग आज देखेंगे कल्पना यानी कि इमेजिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज लोग देखेंगे। तो हम अपने दैनिक जीवन में यह देखते हैं कि हमारे अधिकांश अनुभव कल्पना से ही प्रभावित होते हैं। जो हमारे ज़्यादातर जो अनुभव होते हैं वह कल्पना के आधार पर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी कि कल्पना प्रतिमा के आधार पर ही बनती है। यानी कि जब कोई प्रतिमा हमारे सामने होती है तो उस प्रतिमा के वजह से ही हमारे मन में क्या होता है, कल्पना उत्पन्न होती है। और स्मृति के सहारे हमारे मन में प्रतिमाओं को बुलाते हैं और उन प्रतिमाओं को एक नए ढंग से संबंधित कर में उनमें एक नया संगठन लाकर ही उनके आधार पर एक नया क्रम उपस्थित करते हैं। कोई कहीं की प्रतिमा देखता है तो कोई कहीं और स्थल की, और एक प्रतिमा आज की है तो एक प्रतिमा वर्षों पुरानी है, और इन प्रतिमाओं के आधार पर ही नई रचना प्रस्तुत की जाती है। और यह नई रचनाएं क्या होती है, कल्पना कहलाती है। यानी कि तमाम तरह की कल्पनाएं होती है। और किसी भी वस्तु के बारे में सोचते हैं या किसी भी प्रतिमा के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हम तभी सोचते हैं जब वो उसको हम पहले उसे हम देखे होते हैं। यानी कि बिना उसे हम पहले देखे हुए उसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था कल्पना। अब चलते हैं आगे। इसमें पहला पॉइंट है कल्पना का अर्थ। कल्पना का अर्थ। मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन। मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन यानी कल्पना का अर्थ क्या होता है। कल्पना दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। कल्पना क्या है, कल्पना दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। इसमें एक बड़ा व्यापक है तो दूसरा पर्याप्त संकुचित है। यानी कि व्यापक अर्थ में कल्पना हमारे चेतन अनुभव में काम करती है, और कल्पना के बिना संवेदना और प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। चाहे कोई हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं या अपनी संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं, यह कल्पना के बिना संभव नहीं है। जब हमारे सामने कोई उद्दीपक अनुपस्थित हो तो उस प्रत्यक्षी यानी कि उसके सामने भी जब हमारे सामने उद्दीपक अनुपस्थित हो तो उस उद्दीपक के विषय में जो कुछ भी विचार हमारे मन में आए उसे हम व्यापक अर्थ में कल्पना कर सकते हैं। यानी कोई अगर व्यक्ति कोई उद्दीपक अगर अनुपस्थित है तो उस अनुपस्थित उद्दीपक के विषय में जो कुछ भी हमारे मन में विचार आता है उसी को हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। और कल्पना का संकुचित अर्थ नवीनता की सृष्टि से लिया जाता है। अपने पुराने अनुभवों के सहारे ही हम किसी नवीन विचार की रचना करते हैं। यानी जो हमारे पुराने अनुभव है तो हम उन पुराने अनुभवों के द्वारा ही नवीन विचार की रचना करते हैं। और यह नई रचना मन की रचनात्मक क्रिया का फल है, और यह रचनात्मक क्रिया ही क्या कहलाती है, कल्पना कहलाती है। तो ये तो था मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना का अर्थ। अब देखते हैं डिफिनीशन यानी कल्पना की परिभाषा।
मैकडूगल के अनुसार, यानी कि मैकडूगल कहते हैं कि हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। तो देखते हैं मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार हम कल्पना अप्रत्यक्ष बातों हम कल्पना अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं, विचार करने के रूप में कर सकते हैं। फिर एक दूसरा और परिभाषा देखते हैं बोआज के अनुसार। यानी कि बोआज के अनुसार, बोआज कहते हैं कि कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव है जो प्रत्यक्ष से संबंधित है। यानी कि कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना के अभाव में इंद्रिय उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव है। ज्ञानात्मक अनुभव है जो प्रत्यक्ष से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष से संबंधित है। ये दो डिफिनीशंस है। यानी कि मैकडूगल कहते हैं कि हम कल्पना अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। वही वो आज कहते हैं कि कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना के अभाव में, यानी कि उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव है जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो ये तो थे दो डिफिनीशन। अब चलते हैं हम कल्पना का महत्व। कल्पना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना का महत्व क्या है। कल्पना का महत्व हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि कल्पना हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है। यानी कि कोई भी बातें करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में तो किसके द्वारा करते हैं, कल्पना के द्वारा ही हम करते हैं। यानी कि कल्पना का यदा कदा आश्रय लेते हैं। यानी कि जब हमें कभी भी कल्पना करना होता है या किसी विषय के बारे में सोचना होता है या किसी भी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम किस पे विचार करते हैं,
कल्पना का ही विचार करते हैं। पशु पक्षी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? रीजन है कि कल्पना करना मनुष्य की अपनी विशेषता है, क्योंकि कल्पना एक उच्च मानसिक क्रिया है। कल्पना जो है एक उच्च मानसिक क्रिया है जिसका संचालन बृहत मस्तिष्क पूरी सतर्कता से करता है, और कल्पना के समय हमारा सारा ध्यान कल्पित वस्तु पर ही रहता है। इसलिए जो कि कल्पना जो है पशु यानी कि पशु पक्षी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य ही कल्पना कर सकते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन का विचार करने लगते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो संबंधियों की सोचने लगते हैं। तो इस प्रकार हम प्रायः उन वस्तुओं की कल्पना करने लगते हैं जो हमारे दुख को कम करेगी, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगी और हमें संतोष प्राप्त करेगी। सिर्फ उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। कुछ लोग जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो उन पदार्थों या परिस्थितियों की कल्पना करने लगते हैं जो उन्हें सुख प्रदान करती हैं। यानी कि जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? तो उस जिससे हम दुखी होते हैं तो उसके पदार्थ या जो भी उसकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं? कल्पना करने लगते हैं जो उन्हें सुख प्रदान करेगी। संसार के दुख को दूर करने के लिए बहुत से लोग काल्पनिक सुख के पीछे भी दौड़ते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर संसार में दुख को अगर दूर करना है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काल्पनिक सुख के पीछे ही दौड़ते दिखाई देने लगते हैं, यानी कि सपना देखना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में बालक यानी कि किशोरावस्था में बालक में काम भावना का संचार होता है और बालक काम भावना के उद्दीप्त होने पर बालक इसे संतुष्ट करता है, लेकिन समाज की मान्यताएं इसकी संतुष्टि में बाधक होती है और किशोर इसलिए कल्पना में ही संबंधी बातों को ही सोचता रहता है। बहुत से किशोर तो अपने भावी पत्नी और अधिकांश किशोरियां अपने भावी पति के विषय में भांति भांति कल्पनाएं करने लगते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी नियुक्ति, देश की यात्रा, विदेश भ्रमण के विषय में भी कल्पनाएं करने लगते हैं। ये हमें जिसे अपनी नियुक्ति के बारे में, अपने करियर के बारे में, उस पर भी लोग कल्पना करने लगते हैं। देश में भ्रमण करना हो या विदेश भ्रमण करना हो, उसके बारे में भी क्या करते हैं? लोग कल्पना करने लगते हैं। और कल्पना से ही व्यक्ति क्या करता है? संतोष प्राप्त करता है। यानी कल्पना के माध्यम से ही व्यक्ति क्या कर लेता है? संतोष प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति बहुत घबरा जाता है तो वह उन स्थितियों या वस्तुओं के बारे में सोचता है जो उसे शांति प्रदान करे और इस प्रकार मन की शांति को बनाए भी रखती है और मन क्षुब्ध होते हुए भी कुछ संतोष प्राप्त करता है। कल्पना में बड़ा ही आनंद आता है। यानी जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना करते समय हमें क्या होता है? बड़ा ही आनंद आता है। चारपाई पर लेटे हुए हम सुखदायी घटनाओं को भी हम अपने स्मृति मन में या अपने मानसिक प्रतिमाओं के आधार पर नई नई योजनाएं बना लेते हैं। सुखद घड़ियों को याद करके कल्पना करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है या
भावी सुख का हम बैठे बैठे स्वप्न देखने लगते हैं। इस प्रकार हम कल्पना से ही क्या करने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं। बालक बड़ा ही कल्पनाशील होता है। इनकी बालक क्या होता है, बहुत बड़ा ही क्या होता है, कल्पनाशील होता है। और उस बालक के अंदर कल्पना का अक्षय भंडार होता है। कभी कभी वह एक घटना को दूसरे को बताते समय भी उसमें इतनी नमक मिर्च डाल देता है कि लोगों के मन में यह भ्रम हो जाता है कि बालक क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इतना उसमें जोड़ देता है कि बालक जब एक किताब या कलम पा जाता है तो वह पढ़ने या लिखने की कल्पना करने लगता है। यानी कि अगर बालक को कॉपी और पेन दे दिया जाए तो पढ़ने या लिखने के लिए क्या करने लगता है, वह कल्पना करने लगता है। और कभी कभी तो वह जोर जोर से अकेले ही चिल्लाकर पढ़ने भी लगता है। ये सारी चीजें हैं जो कि बालक कल्पना के माध्यम से कर सकता है। तो कल्पना से जहां उपयुक्त लाभ है, ठीक कल्पना के द्वारा भी हानि भी होती है। कल्पनाशील शक्ति हर प्रकार की चिंताओं और दुखों का शिकार भी हो जाता है। संसार में भी अनिश्चित दुख और आकांक्षाएं भी भरी पड़ी। सुधारक अपनी कल्पना के सहारे ही इन दुखों की अनुभूति करता है और अपने लिए मुसीबत भी खड़ी कर लेता है। इस प्रकार कल्पना हमें दुखी भी बना देती है। जितना कल्पना से सुखी भी मिलता है, इससे दुख भी उतना ही मिलता है। तो ये तो सारी चीजें थी कल्पना का महत्व। तो अब हम चलते हैं कल्पना के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना के कौन कौन से प्रकार हैं। कल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना के प्रकार का वर्गीकरण मैकडूगल और डेवर ने वर्गीकरण करके सबसे अधिक मान्यता प्राप्त प्रदान की है। अतः हम इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि कल्पना के प्रकार को मैकडूगल और डेवर ने इसका वर्गीकरण किया था और सबसे ज्यादा इसी प्रकार को ही मान्यता दी गई थी। तो मैकडूगल का वर्गीकरण, मैकडूगल मैकडूगल का वर्गीकरण, मैकडूगल का वर्गीकरण यानी कि कल्पना के प्रकार को या कल्पना के वर्गीकरण को मैकडूगल ने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से हैं? कल्पना को मैकडूगल ने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पुनरुत्पादन,
पुनरुत्पादक। दूसरा है उत्पादक। तीसरा है रचनात्मक। और चौथा क्या है? सृजनात्मक। अगर इसका इंग्लिश भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सृजनात्मक को क्रिएटिव कहते हैं, और रचनात्मक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। और उत्पादक को प्रोडक्टिव कहते हैं। पुनरुत्पादक है रिप्रोडक्टिव। ये मैकडूगल ने कल्पना को 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पुनरुत्पादक, उत्पादक, रचनात्मक और सृजनात्मक। तो अब एक एक के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। पुनरुत्पादक क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। जब कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, तो इस कल्पना का दूसरा नाम भी एक है जिसे हम स्मृति भी कहते हैं। इस कल्पना का एक दूसरा नाम क्या है? स्मृति, यानी कि जिसे हम मेमोरी कहते हैं। यानी कल्पना का तात्पर्य यही है कि हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पुनरुत्पादक कहते हैं या रिप्रोडक्टिव कहते हैं। उसके बाद दूसरा है उत्पादक या प्रोडक्टिव। इसमें क्या होता है? इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव को आधार मानकर ही या पूर्व अनुभव को आधार बनाकर ही उसमें कुछ नवीन या उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। इस नवीनता उत्पन्न करने को ही हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उसके बाद अगला आता है पॉइंट रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। इसमें क्या होता है कि इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु की रचना करने के लिए किया जाता है। यानी जो रचनात्मक क्रियाएं होती है, इस रचनात्मक क्रिया में कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक की रचना करने के लिए ही किया जाता है। जैसे पुल बांधना, जैसे पुल है, बांध है, मकान है, ये जो भी सारी चीजें हैं इनकी क्या करते हैं? हम कल्पना कर लेते हैं। उसके बाद अगला आता है सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव। इसमें क्या होता है? इस कल्पना का प्रयोग अभौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है। यानी कि जो सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, तो इस कल्पना का प्रयोग किसी अभौतिक वस्तु की रचना के लिए ही किया जाता है। जैसे अभौतिक वस्तु रचना है, जैसे कविता, नाटक आदि जो चीजें हैं, ये रचनाएं होती है, तो इनकी सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। तो ये तो था मैकडूगल का वर्गीकरण, यानी कल्पना को मैकडूगल ने 4 भागों में डिवाइड किया था: पुनरुत्पादक, उत्पादक, रचनात्मक और सृजनात्मक। अब इसके बाद आगे चलते हैं ड्रेवर का वर्गीकरण, क्योंकि कल्पना के प्रकार को मैकडूगल और ड्रेवर दो ही जो कि मनोवैज्ञानिक थे, जो कि इनको इनकी ज्यादा मान्यता दी गई थी। तो अब चलते हैं ड्रेवर का वर्गीकरण। ड्रेवर का वर्गीकरण, ड्रेवर ने भी कल्पना को 6 भागों में
डिवाइड किया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है पुनरुत्पादक, दूसरा क्या है? उत्पादक, तीसरा है सृजनात्मक, चौथा है कार्य साधक। पांचवा है सौंदर्यात्मक, एक इसमें थोड़ी छूट गया है, यहाँ पर है, दूसरा था सृजनात्मक था। आदानात्मक था। पुनरुत्पादक, उत्पादक, आदानात्मक, सृजनात्मक और कार्य साधक। उसके बाद आता है सौंदर्यात्मक। सौंदर्यात्मक डेवर का वर्गीकरण। डेवर ने भी कल्पना को 6 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? पुनरुत्पादक, उत्पादक, आदानात्मक, कार्य आदानात्मक, उसके बाद सृजनात्मक, कार्य साधक, और अगला क्या है, छठवां सौंदर्यात्मक, यानी कि 6 भागों में डिवाइड किया था। तो चलिए देखते हैं पुनरुत्पादक क्या होता है। तो पुनरुत्पादक में यही होता है, इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ही हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्मृति है, यानी कि जिसे हम मेमोरी कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? उत्पादक। उत्पादक में क्या होता है कि इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव को आधार बनाकर ही उसमें कुछ नवीन उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि जो उत्पादक होता है, इस उत्पादक कल्पना में हम पूर्व अनुभव को आधार बनाकर ही उसमें कुछ नई वस्तुएं क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आदानात्मक। आदानात्मक में क्या होता है कि इस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि जो आदानात्मक है, इस आदानात्मक कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में, यानी कि जो शिक्षक होते हैं, वह शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में सहायता देने के लिए आलीशान इमारत का वर्णन करते हैं, जो संगमरमर दिखाता है और ताजमहल का चित्र भी प्रस्तुत करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें सृजनात्मकता।
यानी कि सृजनात्मकता क्या होता है। तो सृजनात्मकता को भी मैकडूगल ने दो भागों में डिवाइड किया है। यानी कि जो सृजनात्मकता है, तो इस सृजनात्मकता को भी मैकडूगल की इस कल्पना को ड्रेवर ने कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भागों में डिवाइड किया है। तो इसके दो भाग कौन कौन से हैं? एक पहला है कार्य साधक, और इसमें दूसरा है सौंदर्यात्मक। दूसरा क्या है? सौंदर्यात्मक। तो देखते हैं कार्य साधक क्या होता है। तो इस कार्य साधक में इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है। यानी कि जो कार्य साधक होते हैं, इस कार्य साधक में कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी साधक के लिए किया जाता है। जैसे इंजीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करने के लिए नक्शा बनाना श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यानी कि कोई नया पुल बनाना है, तो उस नया पुल बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। उसके बाद दूसरा इसमें आता है सौंदर्यात्मक। सौंदर्यात्मक में क्या होता है कि इस कल्पना का प्रयोग सुंदर वस्तुओं का निर्माण और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो सौंदर्यात्मक में होता है, तो इसमें इस कल्पना का प्रयोग सुंदर वस्तुओं का निर्माण और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जैसे चित्रकारी करना, उपन्यास लेखन, मंतरंग आदि तरह के कार्य इसमें करते हैं। उसके बाद से इसमें अगला क्या है? कार्य साधक। तो ड्रेवर ने भी इस कार्य साधक को दो भागों में डिवाइड किया है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला इसमें है विचारात्मक, और दूसरा इसमें क्या है? क्रियात्मक। देखते हैं विचारात्मक में क्या होता है। इसका प्रयोग श्रेष्ठ विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों आदि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यानी जो विचारात्मक होता है, इस विचारात्मक में श्रेष्ठ विचार, आदर्श और जो भी सिद्धांत है आदि इन चीजों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसमें दूसरा कौन सा है? क्रियात्मक कल्पना। क्रियात्मक कल्पना में क्या होता है कि इसका प्रयोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यानी जो क्रियात्मक होता है, इस क्रियात्मक में जो भौतिक चीजें होती है उनका निर्माण करने के लिए किया जाता है। जैसे पुल है, नहर है, सड़क है, बांध है आदि सारी चीजें हैं जो कि क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है सौंदर्यात्मक। सौंदर्यात्मक को भी ड्रेवर ने दो भागों में डिवाइड किया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं सौंदर्यात्मक? ऊपर देखते हैं। इसमें पहला है कलात्मक, और दूसरा भाग कौन सा है इसमें? मंतरंग। मंतरंग। कलात्मक में क्या होता है? कलात्मक कल्पना में तो इसका प्रयोग श्रेष्ठ कलाओं की वस्तुओं, यानी कि जो कलात्मक होता है, इस कलात्मक में श्रेष्ठ वस्तुओं की रचना करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, उन श्रेष्ठ वस्तुओं की
हम रचना करने के लिए इस कलात्मक का प्रयोग करते हैं, यानी कलात्मक कल्पना का प्रयोग करते हैं। जैसे चित्रकला है, पद रचना है, ये जो भी सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? कलात्मक के रूप, कलात्मक के अंतर्गत आती है। और अगला जो है इसमें मन तरंग। मन तरंग में क्या होता है कि इसका प्रयोग सेक चिल्ली के हवाई कीलों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें थी, यानी कि ड्रेवर का वर्गीकरण, यानी कि ड्रेवर ने कल्पना को इतने भागों में डिवाइड किया है। इसके बाद आगे चलते हैं कि कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ, इमेजिनेशन, एजुकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ, कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ। एजुकेशन, इम्प्लीकेशन, एजुकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ इमेजिनेशन। देखते हैं कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो शैक्षिक दृष्टि से कल्पना को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें पहला है ज्ञानार्जन में सहायक। ज्ञानार्जन में सहायक, ज्ञानार्जन में सहायक। इसमें क्या होता है कि कल्पना द्वारा ही ज्ञानार्जन में सहायता मिलती है, यानी जब हम कल्पना करते हैं तो उस कल्पना के द्वारा ही हमें क्या होता है, ज्ञान ग्रहण करने में हमें सहायता मिलती है। और कल्पना के द्वारा ही गत अनुभवों की प्रतिमाएं हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, यानी जो हमारे पहले के अनुभव है उस अनुभव के द्वारा ही जो भी प्रतिमाएं होती है वो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती है। और इससे नवीन ज्ञान ग्रहण करने में सरलता होती है। और सीखने की क्रिया में आदानात्मक कल्पना का विशेष महत्व होता है, यानी जो भी सीखने वाली क्रियाएं होती हैं उस सीखने वाली क्रियाओं में आदानात्मक कल्पना का विशेष महत्व होता है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है नवीन आविष्कारों में उपयोगी। यानी कि नवीन आविष्कारों में उपयोगी। इसमें क्या होता है, तो इस नवीन आविष्कार में सृजनात्मक कल्पना से नवीन कलाकृतियों और आविष्कारों की रचना करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो भी नई कलाकृति है तो इस नई कलाकृति के द्वारा ही जो भी आविष्कार हम करते हैं तो आविष्कार करने में इसकी मदद हम लेते हैं, तभी जाकर क्या होता है नई चीजें के बारे में हम आविष्कार कर पाते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इच्छाओं की संतुष्टि का साधन। इच्छाओं की संतुष्टि का साधन। इसमें क्या होता है कि तरंगिक कल्पना द्वारा
यानी कि तरंगित कल्पना द्वारा बालक और किशोरों की मूल प्रवृत्तियों एवं अतृप्त इच्छाओं को संतुष्ट करने का अवसर मिलता है। यानी कि जो भी बालक और किशोर हैं, उनकी जो भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं एवं अतृप्त इच्छाओं को संतुष्ट करने का अवसर मिलता है। किसमें? जो भी उनकी इच्छाएं होती है। उसके बाद इसमें अगला आता है, अगला पॉइंट है फोर्थ, समायोजन में सहायक। इसमें क्या होता है समायोजन में सहायक? कि कल्पना द्वारा ही बालक अपने चारों ओर की परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में समर्थ हो जाता है। किसके द्वारा समर्थ होता है? समायोजन के द्वारा है। क्योंकि जहाँ जैसी भी परिस्थिति रहती है, उस परिस्थिति के अनुसार ही बालक क्या कर लेता है? अपने आप को ढाल लेता है। तो बालक पर जब अधिक नियंत्रण किया जाता है, तब वह कल्पना में डूबकर कष्ट को भूलना चाहता है। इसी प्रकार वह दूसरों के सुख दुख से भी परिचित होकर उनकी सहायता भी करता है और सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। क्योंकि वह बालक दूसरों के सुख दुख से परिचित होता है, तो उस सुख दुख में परिचित होने के कारण ही जो उसे सहायता मिलती है, इसी के वजह से उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके बाद अगला इसमें आता है फिफ्थ में, सौंदर्य बोध का विकास। सौंदर्य बोध का विकास, इसमें क्या होता है कि कल्पना के द्वारा ही सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे भावों का विकास होता है। किसके द्वारा होता है? सौंदर्य बोध के द्वारा ही सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे भावों का विकास होता है। क्योंकि कलात्मक कल्पना साहित्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के निर्माण में भी उपयोगी होती है। इससे रचनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। क्योंकि सौंदर्यात्मक कल्पना उच्च कोटि के आदर्शों, विचारों और अस्थायी भावों के निर्माण में भी सहायता करती है। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, भावी जीवन की तैयारी में सहायता। भावी जीवन की तैयारी में सहायता। और इसमें अगला पॉइंट है 7वां, उसको भी नोट कर देते हैं। 7वां क्या है? स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता। तो चलिए देखते हैं भावी जीवन की तैयारी में क्या सहायक होता है। तो कल्पना की सहायता से ही भावी जीवन की योजना भी बनती है। क्योंकि जब तक हम भावी जीवन की कल्पना के बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? जो भी हमारा भावी जीवन है, उसके लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे, यानी कि हमें कोई भी सहायता नहीं मिल पाएगी। तो भावी जीवन की यानी कल्पना की सहायता से ही भावी जीवन की तैयारी होती है या योजना बनती है, और इसी के आधार पर ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी निश्चित तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो भी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम होते हैं, वह कार्यक्रम भावी जीवन की तैयारी करने के लिए ही वो निश्चित किए जाते हैं। यानी कि
शिक्षा संबंधी जो भी कार्यक्रम है ऐसा किया जाए जिससे क्या हो, बालक के भावी जीवन से संबंधित हो, इनकी आखिर में वो भावी जीवन में क्या कर सकता है या कैसे कर सकता है, इसके लिए भी योजना तैयार की जाती है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता क्या है, तो कुछ विद्वानों का विचार है कि कल्पना का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि कुछ विद्वान यह भी मानते हैं या वो अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि कल्पना का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और अच्छी कल्पना से बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। तो ये तो सारी चीजें थी। कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ इमेजिनेशन। तो ये सारे पॉइंट्स है कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ, यानी ज्ञानार्जन में सहायक, नवीन आविष्कारों में उपयोगी, इच्छाओं की संतुष्टि का साधन, समायोजन में सहायक, सौंदर्य बोध का विकास, भावी जीवन की तैयारी में सहायता और स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता। ये तो था आप लोगों का इमेजन। ये चैप्टर खत्म होता है, यानी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट आज खत्म हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।